Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So today we will discuss about water management. In water management, we will discuss irrigation and drainage system. And this chapter belongs to Fundamentals of Agriculture, Volume 1. तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आज के जो भी टॉपिक्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एट अ ग्लैंस. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं. इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा. इससे पहले जो वीडियोस हैं यानी कि चैप्टर नंबर 12 तक वो आपके चैनल पर अपलोडेड है. प्लेलिस्ट बनी हुई है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर करके वॉल्यूम 1 और उनका अध्ययन करके. वहाँ पर जाकर आप 12 तक के चैप्टर्स के सारे वीडियोस वहाँ पर आप देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज़ कि इरिगेशन क्या होता है, यानी कि सिंचाई क्या होता है, सींच देना क्या होता है. तो इट इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज. कह रहा है इरिगेशन का मतलब होता है, सिंचाई करने का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल जब आप पानी देते हो, ठीक है, यानी कि पानी ऐसा जो बरसात के अलावा जो आप देते हो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, किसी भी फसल को उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है. और वहीं अगर बात की जाए तो जो आपके इज़राइलसन और हैंसन, तो ये जो साइंटिस्ट थे आपके, इन लोगों ने कहा कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर इसेंशियल टू द प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन. इसने बस इसमें एक शब्द और जोड़ दिया कि सप्लाइंग सॉइल मॉइस्चर. क्या? सप्लाइंग मॉइस्चर टू द प्लांट. ठीक है, ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर का पर्पस ये है कि आप मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हो सॉइल में, और जो मॉइस्चर आप प्रोवाइड कर रहे हो सॉइल में वो इसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस कहलाएगा ये आपका इरिगेशन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू इजराइलसन और हैंसन के थ्रू. ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर है ना. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले देखते हैं फ्री एनर्जी और द गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है. तो द फ्री एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज जीरो, बट इन अनसैचुरेटेड सॉइल इट इज लेस देन जीरो. ठीक है, कह रहा है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो सैचुरेटेड सॉइल में कितनी होती है, जीरो होती है. कितनी होती है, जीरो होती है. वहीं गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें हम अनसैचुरेटेड सॉइल में तो ये कितनी होती है, लेस देन जीरो होती है. ठीक है, लेस देन जीरो होती है यानी कि नेगेटिव होती है अनसैचुरेटेड सॉइल में. ठीक है, अब भाई मेरे, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को कि ये सैचुरेटेड सॉइल क्या है गुरु और अनसैचुरेटेड सॉइल क्या है गुरु, है ना. है ना, किस होंगे कुछ लोग जिनको होंगे क्या, देखो ये आम सी बात है, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग पहले से पढ़ लेते हैं और कुछ लोग जो है इन चीज़ों से रूबरू कम हो पाते हैं. कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो हमें यहाँ पे नहीं देखना है. हमें तो मतलब है आपको कंप्लीट नॉलेज देने से मतलब. ठीक है, मतलब आप जो चीज़ जानो एकदम क्लियर कट जानो. जैसे कि सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल हम बोलते हैं कि ऐसी सॉइल जिसमें जो है पानी इसमें बढ़िया हो. ठीक है, इस तरीके से समझो कि सैचुरेटेड सॉइल जो है ऐसी सॉइल है जो प्लांट के लिए एकदम मस्त है. इसके पास वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में है, और वाटर यहाँ पे जो है, यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं है वाटर की, मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए एकदम बढ़िया भरपूर पानी है इसमें. ठीक है, इसके जो सॉइल वाटर है इसमें कंटेंट जो है वो बढ़िया है. अनसैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वाटर की डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, यहाँ पे वाटर उस जो यूँ कहें कि एडुकेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सॉइल की कैपिलरीज में. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी, है ना, कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या है. अगर अभी भी कोई डाउट परसिस्ट करता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा. और देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. चैनल को आप
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनका भी डाउट क्लियर हो और वो भी आगे बढ़ सके अपने करियर में। नेक्स्ट जो टर्म डिस्कस करेंगे हम लोग वो है मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो आप सब जानते हो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, किसी के अंदर की ताकत, है ना। आप बोलते हो ना कि आप तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, चल मुझे बता। मतलब आप पूछना चाहते हो उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो जब यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक पोटेंशियल की, तो इसका क्या मतलब होता है सॉइल वाटर के सेंस में, यानी कि सॉइल के सेंस में। तो देखो साहब, इसके इसके शब्दों को समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाहता है मैट्रिक पोटेंशियल। द पोर्शन ऑफ टोटल वाटर पोटेंशियल, कह रहा है जो पोर्शन है टोटल वाटर पोटेंशियल का, दैट इज attributable टू सॉलिड कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ द सॉइल। कह रहा है जो पूरा टोटल वाटर पोटेंशियल का जो पोर्शन है, वो पूरा सॉलिड कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ द सॉइल सिस्टम को एट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि सॉलिड कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ सॉइल सिस्टम को मतलब आप समझो कि ये जो कोलाइडल मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब कि मान लो फॉर सपोज एक प्लांट है। ठीक है, इस तरीके से कोई प्लांट है और यहाँ पे आपकी सॉइल है ये। ठीक है, अब इसके अंदर रूट्स हैं, ये रूट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से रूट्स हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, सॉइल है। इस सॉइल की जो है ये कहें कि क्लॉड्स हैं। ठीक है, तो मान लिया कि इस तरीके के क्लॉड्स हैं यहाँ पे, है ना। जस्ट इमेजिन करो आप, यहाँ पे मिट्टी के छोटे छोटे डेले हैं यहाँ पर, है ना। हमारी तरफ तो इसको डीला बोलते हैं, है ना। ऐसे में पत्थर जैसा जो आकार ले लेता है मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़ जैसा पत्थर जैसा, उसको मिट्टी का डीला बोलते हैं। ठीक है, हिंदी लिटरेचर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो ये चीज़, तो ये पूरा जो चीज़ आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा पिक्चर यहाँ बनी है, ये पूरा कोलाइडल मैट्रिक्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है, कोलाइडल मैट्रिक्स कहला रहा है ना। तो इसमें जो वाटर है, ठीक है, यहाँ से जो वाटर खींचा जा रहा है इन रूट्स के थ्रू, यानी कि ये जो जड़ें हैं, इन लोगों ने क्या किया है, वाटर को होल्ड करके रखा है। ठीक है, सॉइल वाटर्स में से सॉइल वाटर को इन लोगों ने क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है, और इसको जो है यहाँ से खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, टर्गर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो यही क्या कहला रहा है, मैट्रिक पोटेंशियल करा रहा है, यानी कि इसी क्षमता को क्या कहा जा रहा है, मैट्रिक पोटेंशियल कहा जा रहा है। हम्म, तो इट इज नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल विच रिजल्ट फ्रॉम द कैपिलरी एंड एडजॉर्ब, ये देखो लिखा हुआ है ना, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन क्या है यहाँ पर। इट रिजल्ट फ्रॉम द कैपिलरी, कहाँ से, कैपिलरी से। कैपिलरी किसको बोलते हो, सॉइल के अंदर जो स्पेस होती है जहाँ पर पानी भरा होता है। ठीक है, वही क्या है, कैपिलरी वाटर, उसी को आप बोलते हो। तो इट विच रिजल्ट फ्रॉम द कैपिलरी एंड एडजॉर्प्टिव फोर्सेस, कहाँ से, एडजॉर्प्टिव फोर्सेस मतलब जो ट्रिगर प्रेशर, जो रूट एयर लगा रही हैं, इमिनेटिंग फ्रॉम द सॉइल मैट्रिक्स। तो वही नेगेटिव प्रेशर है पोटेंशियल, जो क्या करता है, यहाँ से इनको यहाँ के अपनी पूरी पोटेंशियल से क्या करता है, वाटर को ऊपर की ओर ले जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इसी फिनोमेना को। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं पूरा। ठीक है, कैपिलरी पोटेंशियल क्या होता है, अब देखो उसी का छोटा भाई आ गया। ठीक है, उसी को आसान भाषा में देखो बताया जा रहा है कि बकिंघम इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, तो बकिंघम ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरी पोटेंशियल टू डिफाइन द एनर्जी विद विच वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल। कह रहे कैपिलरी पोटेंशियल का मतलब होता है वो एनर्जी जिसने वाटर को सॉइल, यानी कि जिसने वाटर को सॉइल में होल्ड कर रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि सॉइल में वाटर के होल्डिंग जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी लग रही है वाटर को होल्ड करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एंड इज डिपेंडेंट ऑन द एलिवेशन। कह रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, किसी फील्ड का, ये डिपेंड करता है एलिवेशन पर। क्या किस पर डिपेंड करता है, एलिवेशन पर। फॉर सपोज कि एक पहाड़ है ये, अब अब यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी गुरु,
जो ऊपर है यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मतलब पुल ज़्यादा होगा ग्रेविटी का, नीचे इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में अगर ऐसे देखा जाए तो, है ना। तो भाई किसके कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेविटी नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर खींचेगी कोई भी चीज़, तो वाटर कॉलम जो यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, पानी का यहाँ पे वाटर कॉलम जो होगा वो बहुत नीचे होगा। यही कहना चाहता है इस पूरे डेफिनेशन में कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एंड इज डिपेंडेंट ऑन द एलिवेशन, की जो वाटर है, वाटर कॉलम है, वो डिपेंड करता है कि एलिवेशन कैसा है वहाँ का। अगर एलिवेशन ज़्यादा है तो वाटर कॉलम भी क्या होगा, डाउन होगा, नीचे पानी आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा नीचे, तब आपको जाके पानी मिलेगा। ठीक है, अब सीपेज के बारे में समझो क्या होता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर इज इन अ चैनल इज कॉल्ड सीपेज। ये इन है, ठीक है, इन है। तो कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर होता है, यानी कि इस तरीके से पानी का बहना एक चैनल में, ठीक है, एक चैनल में हॉरिजॉन्टल फ्लो करना, ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में, या फिर वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में, कैसे भी कह लो आप, बस हॉरिजॉन्टल हो, यानी कि 180 डिग्री पे फ्लो कर रहा है पानी। कितने पे फ्लो कर रहा है, 180 डिग्री पे। तो इसमें से जो वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो वाटर लॉस हो रहा है इस तरीके के फ्लो ऑफ वाटर के प्रोसेस में, इसे हम बोलते हैं सीपेज। क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं। बेसिकली जैसे कि इसका एग्जांपल है कैनाल इज मेनली ड्यू टू सीपेज, ठीक है। तो सीपेज आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब परकोलेशन के बारे में चलते हैं। परकोलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द इन्फिल्ट्रेशन एंड इट अकर्स इन द अनसैचुरेटेड सॉइल। कह रहा है पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, कैसा मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। देखो भाई, ये वाला मूवमेंट, ठीक है, अप से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ऐसे, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का फ्रॉम अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल से, यानी यहाँ पे सॉइल है, ये यहाँ से पानी नीचे आ रहा है यूं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हो, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हो। और ये बेसिकली किस तरह की सॉइल्स में होता है, तो अनसैचुरेटेड सॉइल्स में होता है। किस में होता है, अनसैचुरेटेड सॉइल्स में, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉइल्स में ऐसा होता है। तो अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है, अनसैचुरेटेड सॉइल आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें पानी की जो है कमी होती है, ठीक है। तो डाउन बेसिकली आपको ये जिसमें जानना है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इसी को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हो। आप इसको इस तरीके से इजी वे में डिफाइन करोगे, ठीक। लीचिंग की बात करें तो लीचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे तो वाटर का लॉस हो रहा था, लेकिन लीचिंग में क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट जोन विद वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। यानी कि पानी के साथ साथ जब न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स भी नीचे की ओर भाग जाते हैं अपर लेयर ऑफ सॉइल से, ठीक है, रूट जोन के पास से, तो उसे उस कंडीशन में हम उसको बोल देते हैं कि लीचिंग भी हो गई सर। क्या हो गया है, लीचिंग भी हो गई है, ठीक। तो आई होप आपने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लिए, यहाँ पर कोई आपका डाउट है नहीं। अगर है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में उसको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पर समझाए जाते हैं। और जो भी आपके एग्रीकल्चरल टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, वो यहाँ पर आपके डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीएफ वैल्यू क्या होता है, ठीक है। पीएफ वैल्यू का मतलब होता है गुरु पोटेंस, मीनिंग मतलब पावर एट 10, यानी कि पावर एट 10 पे सारी यहाँ पे चीज़ें निकाली जा रही हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन सारी पावर ऑफ 10 पे हो रही है, यानी लोगैरिथम की बात की जा रही है यहाँ पर। ये देख रहे हो ना, P इज इक्वल्स टू log 10h, तो इसीलिए पावर एट 10 लिखा हुआ है। हम्म। तो पीएफ वैल्यू वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड एंड डिफाइंड बाय स्कोफील्ड इन 1935। किसने किया था, तो स्कोफील्ड इन 1935 इन्होंने जो है पीएफ वैल्यू को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया और डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि पीएफ इज द स्केल लाइक पीएच। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो पीएफ स्केल है ये पीएच की तरह ही है,
थ्रू विच वी कैन मेजर द फोर्स विच वाटर इज रिटेन्ड इन द कैपिलरी और द सॉइल। कह रहे हैं इसकी मदद से हम लोग ये नाप सकते हैं कि कितना फोर्स, वी कैन मेजर द फोर्स विद विच, यानी हम इस से ये नाप सकते हैं कि कितने फोर्स से वाटर ने, ठीक है, विद विच फोर्स, मेजर द फोर्स विद विच वाटर इज रिटेन्ड इन द कैपिलरी और कैपिलरी इन द कैपिलरी और द सॉइल, कि क्या इतनी ताकत लग रही है, किस ताकत से वाटर को होल्ड किया गया है कैपिलरी में सॉइल के, ये हम पता लगा सकते हैं पीएफ स्केल से। ठीक है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की पावर को यहाँ पे पता लगाया जा रहा है पीएफ वैल्यू की मदद से। और इसका जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल्स टू log 10H। यहाँ पर H का मतलब है सॉइल मॉइस्चर इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कभी कि P इज इक्वल्स टू log 10H में H क्या डिफाइन करता है, तो सॉइल मॉइस्चर इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक, अब 1 एटमॉस्फेयर में देखा जाए, ये देखो ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, या फिर 76.39 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसे भी आप कह सकते हो, है ना। और 1 बार में कितने सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक, और इसको डाइंस में पूछा जाए तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁻6 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 मिली बार में 10⁻³ बार होता है ये चीज़। ये देखो ये पूछा गया है गुरु कि 1 बार में कितने डाइंस, तो 10⁻6 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में पूछा गया है ये आपके, जो आपके एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो उसमें पूछा जाता है ये चीज़। या 1 मिली बार में कितने बार, तो 10⁻³ बार, ये सब क्वेश्चन अराइज होते हैं। 1 एटीएम में कितने सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, या फिर 76.39 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ऐसे क्वेश्चन से जो पुटअप हो जाते हैं आदमी यहाँ पे एकदम समझ लो, जो नहीं ध्यान दिया ब्लैंक एकदम, कहाँ लगाए, तुक्का भी नहीं लगा सकता कोई ऐसे में, है ना। तो याद रखना है चीज़। कितना, 1 एटीएम में 1036 cm ऑफ वाटर, और 1 बार में 1023 cm ऑफ वाटर कॉलम, 1 मिली बार में 10⁻³ बार। इसमें 1036, इसमें 1023, एक एटमॉस्फेयर में 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एक बार में 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, यानी कि 10⁻6 डाइंस, 10⁶ डाइंस एक बार में, ये याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इस स्केल में कितना क्या मेजरमेंट होता है, तो द स्केल पीएफ स्केल में क्या होता है कि पीएफ स्केल ऑफ वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 विच करस्पॉन्ड्स टू अ प्रेशर ऑफ 1/1000 एटीएम टू 7 करस्पॉन्ड टू 10,000 एटीएम। तो 0 से लेकर 7 तक की जो है इसमें रेंज होती है, और यहाँ कुछ जो है यूनिट कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर लिख सकते हो आप, और इसी तरीके से 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूरी है, पहला, और एक ये यहाँ पे, ठीक है, कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना, 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलें, तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये भी अब आप समझ ही लो। मॉइस्चर इक्विवेलेंट का मतलब देखो क्या होता है, ये दिया गया था लाइमन ब्रिग्स और मैकलेन ने के द्वारा 1910 में। कहा गया था कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर which a soil can retain in opposition to a centrifugal force of 1000 times that of the gravity। कह रहे हैं ब्रो ऐसा करो, इसमें समझाना चाहते हैं, ब्रिक्स और मैकलिन ये कह रहे हैं कि भाई मॉइस्चर इक्विवेलेंट वो चीज़ है जब आप परसेंटेज ऑफ वाटर निकालते हो किसी सॉइल में से कुछ इस तरीके से कि 1000 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको 30 मिनट के लिए, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए, एक ये जो आपका ड्यूरेशन होगा 30 मिनट का होगा, कितने का होगा, 30 मिनट्स का। ठीक है, तो 1000 टाइम्स जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हो किसी सॉइल का, तो उसमें से आप क्या निकाल पाओगे, परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे, परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल पाओगे। ठीक है, वही चीज़ देखो लिखा हुआ है यहाँ पर इजी, परसेंटेज ऑफ वाटर विच अ सॉइल कैन रिटेन, मतलब कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत पानी को जो है सॉइल रिटेन कर सकता है इन अ पोजिशन टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी। यानी कि आप निकाल रहे हो किसी सॉइल को
100,000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने के बाद, वो भी दैट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी में होते हुए, ठीक है, ऐसा कि नहीं वैक्यूम में, ग्रेविटी के होते हुए 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लगा रहे हो, फिर देख रहे हो आप कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर उसमें बचा है सॉइल में, तो वही आपका मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया। अब यहाँ पर दोस्तों समझ तो आप गए हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है वो। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है सॉइल फिजिक्स में, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया है फील्ड कैपेसिटी के द्वारा। फील्ड कैपेसिटी तो आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। बेसिकली फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये होता है भाई कि जैसे मान लो कि बारिश हुई, है ना? अब बारिश हुई तो पानी क्या आगे हुआ कि ज़मीन में अंदर गया, अंडरग्राउंड वाटर गया, तो सॉइल कैपिलरीज़ क्या होती हैं, पूरी भर जाती हैं, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन जब प्लांट के लिए वाटर अवेलेबिलिटी एकदम ज़बरदस्त हो, उसे हम फील्ड कैपेसिटी बोल देते हैं। इतना आसान भाषा में समझ लो आप, ठीक है? अब हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट क्या होता है, ये चीज़ देख लो आप। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट दिखा देते हैं आपको, 1 सेकंड में ज़रा हाइलाइटर ले लूँ। हाँ, सस्ता वाला हाइलाइटर हो गया। अब देखो, ग्रीन ले लेते हैं भाई, एग्रीकल्चर है तो हरा-हरा लेंगे, है ना? The percentage of water that is absorbed and held in equilibrium by a soil in a saturated atmosphere, ये hygroscopic coefficient होता है। क्या तो है? ये क्या समझा दिया सर आपने? देखो भाई, परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि प्रतिशत पानी का, ठीक है, पानी का वो प्रतिशत जो एब्जॉर्ब हुआ है, परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड, जो क्या हो चुका है, जो एब्जॉर्ब हो चुका है, एंड हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय अ सॉइल, और उस सॉइल को इक्विलिब्रियम में बढ़िया कायदे से उसको, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, इक्विलिब्रियम में कर लिया है, इन अ सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर। सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर मतलब भाई, एक मिट्टी है, मेरे देश की मिट्टी, ठीक, इसमें जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम मेंटेन का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब बैलेंस मेंटेन हो गया है। अब ना पानी इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ठीक है, यानी कि लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के कंडीशन को हम हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड एंड हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय अ सॉइल इन अ सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझाऊं कि वो प्रतिशत पानी का जो एब्जॉर्ब कर लिया गया है और इक्विलिब्रियम में हो गया है एक सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब समझ गए भाई? नेक्स्ट और आसान भाषा में समझो कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। भैया देखो, कह रहा है कि वो पानी जो एब्जॉर्ब किया गया है 100 ग्राम किसी मिट्टी में, किस कंडीशन में? 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया है सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर में, वही क्या होगा? हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट होगा, ठीक। वो जो पानी जितना आया है, जितना एब्जॉर्ब हुआ है, वही क्या कहलाएगा? हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब ये कैसे, ये क्या किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, ये चीज़ समझ लो। हायर द क्ले कंटेंट ऑफ सॉइल, हायर द हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। जितना ज़्यादा क्ले कंटेंट होगा, उतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, उतना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा अपना ज़्यादा, है ना? उसी को हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट उसका ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक मैटर और है उसमें, तो और ज़्यादा बढ़िया हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट होगा, और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, है ना? तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए हैं। देखो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से समझो आप, कि एकदम साला टॉपिक एकदम छू के बगल से ना निकल जाए, एकदम पूरा दिमाग में बैठ जाए, भाग ना पाए टॉपिक, ठीक है? अब विल्टिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, ये चीज़ समझो आप। द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द रूट ज़ोन, भैया क्या? मॉइस्चर प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत नमी रूट ज़ोन में है, ठीक है? परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द रूट ज़ोन एट परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द विल्टिंग कोएफिशिएंट और द क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। भाई, रूट ज़ोन में कितना प्रतिशत पानी प्रेज़ेंट है परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट के पॉइंट तक, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? विल्टिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट बोलते हैं। भाई यानी कि विल्टिंग कोएफिशिएंट से अगर नीचे गया पानी,
तो आपका पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा, पेड़ क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, यानी कि पत्ते-वत्ते झड़ने लगेंगे और पेड़ हो जाएगा भूरे कलर का, ठीक है? फूल आने बंद। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी विल्टिंग कोएफ़िशिएंट की, अगर नीचे गया मामला तो। एक होता है परमानेंट विल्टिंग कोएफ़िशिएंट, वहाँ पे तो मतलब कहानी खत्म पेड़ की। विल्टिंग कोएफ़िशिएंट तक तो चलो चल जाएगा, ठीक है? तो विल्टिंग कोएफ़िशिएंट इज़ इक्वल्स टू हाइग्रोस, इसको निकालते कैसे हैं? तो विल्टिंग कोएफ़िशिएंट इज़ इक्वल्स टू हाइग्रोस्कोपिक कोएफ़िशिएंट अपॉन 0.68 से भाग दे दो, और मॉइस्चर या फिर मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपॉन 1.8 से भाग दो, ठीक? अगर हाइग्रोस्कोपिक कोएफ़िशिएंट दिया है आपको क्वेश्चन में, तो 0.68 से भाग दे दो, 68 से, सॉरी 68 नहीं कहते हैं, पॉइंट के बाद 68 बोलते हैं, ठीक है? अगर मॉइस्चर इक्विवेलेंट दिया है तो भाई 1.8 से कर दो डिवाइड, तो आ जाएगा आपका WC, विल्टिंग कोएफ़िशिएंट। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज सॉल्ट फ्री सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी इंक्रीजेस व्हेन टेक्सचर चेंजेस फ्रॉम सैंडी टू क्ले। कह रहे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है किसी सॉल्ट फ्री सॉइल में, तो उसमें क्या होता है कि फील्ड कैपेसिटी इंक्रीजेस जब क्या होता है कि आपका टेक्सचर चेंज होता है सैंडी टू क्ले में। जैसे सॉइल मॉइस्चर टेंशन कैसे, जैसे इन सैंडी सॉइल विल्टिंग जो कोएफिशिएंट होगा वो 0.6, लोमी सैंड में 0.1, सिल्ट लोम में 0.3, क्ले में 0.6। तो इस तरीके से जो है आपका विल्टिंग कोएफिशिएंट इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है? फील्ड कैपेसिटी आपकी इस तरीके से इंक्रीज होती है जब टेक्सचर चेंज होता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हो, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात है नहीं, है ना? देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या देख रहे हो, सैंडी सॉइल में और क्ले में जो आपका फील्ड कैपेसिटी है वो 0.6 है, लेकिन लोमी सॉइल में और सिल्ट लोम में कम है ना? क्यों ऐसा जानते हो आप? मैंने आपको बताया ये कि क्ले में क्या होता है, ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट होगा, है ना? इसी वजह से। अब मॉइस्चर मूवमेंट अंडर द सैचुरेटेड कंडीशंस, ये जो पॉसलीज लॉ और डार्सीज लॉ हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और विल्टिंग कोएफिशिएंट, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, मॉइस्चर इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें, पीएफ वैल्यू और इम्पोर्टेंट जो आपको बताएं, इनका आप एक बार रिवीजन करिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आप अच्छे से इनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे याद करना चाहते हो, है ना? ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद हम लोग जो है ये जो आपके पॉसलीज लॉ हैं और आपके डार्सीज लॉ हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको मज़ा आया कंटेंट को समझने में। मज़ा आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने यूज़फुल वीडियोस आप इस चैनल पर सर्च करके बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हैव अ ग्रेट डे।